जो मैंने जो चीज़ लर्न की है वो ये है कि आपकी निगाहें अगर खुली हों और जानवर आप खरीदें इस लिहाज से कि वो जानवर आगे मार्केट के अंदर शरीयत के तमाम तकाज़ों को पूरा करता हुआ हो और जो आप लोगों को बता रहे हो माल आपका वैसा ही हो और इंटेग्रिटी के तमाम रूल्स SOPs आपने फॉलो किए हों, तो आइंदा भी लोग आप ही की तरफ आएंगे और आपका नाम एक परमानेंट ब्रांड बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज वसी मोहम्मद खान और ये है हाफिज वसी टीवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ये मौका है कि हम बात कर रहे हैं ईद कुर्बान पर, जो एक मजहबी फरीजा भी है और साथ में मुसलमानों के लिए ये मईशत का भी पहिया चलाता है कि बेशुमार लोग जानवरों को खरीदते हैं, उनको मोटा करते हैं और उसी जज्बे के तहत फिर आगे फरोख्त करते हैं और फिर लोग खरीद कर उसको ज़िबा करते हैं। उसकी खालों का, उसकी गोश्त का, उसकी तकसीम होती है। ये पूरा का पूरा एक पैकेज है। हम इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी लोगों को लाते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। आज के प्रोग्राम में आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ डॉक्टर उस्मान साहब को। ये डॉक्टर उस्मान साहब हमारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी एज मास्टर ट्रेनर तशरीफ लाते रहे हैं और इनकी खूबी ये है कि तालीम के दौरान जब ये DVM कर रहे थे, इन्होंने ये फैक्टरिंग का काम और कुर्बानी के लिए फैक्टरिंग का काम उस वक्त से शुरू किया और आज तक ये माशाल्लाह कर रहे हैं। अब ये MPhil मुकम्मल करने वाले हैं और इन्होंने MPhil जो है इसी बात पर की है कि खुराक का, रोजान वनडे का, गोश्त की क्वालिटी पर क्या असर पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आज ये आपको बताएं कि अगर इसको एक कारोबार के तौर पर लिया जाए और जो इन्वेस्टर इस काम में पैसे लगाना चाहते हैं, ये अपनी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो ये खुद काम करते रहे अकेले भी और अपने दोस्तों के साथ भी मिलकर भी, ये उससे आपको आगाह करेंगे। बज़ाहिर तो इस वक्त थोड़ा वक्त रहता है और लोगों ने काफी अरसे से ये काम शुरू किया हुआ है, लेकिन देखना यह है कि कितने मॉडल्स हैं जो मार्केट के अंदर, पाकिस्तान की मार्केट में काम कर रहे हैं। मैं खुशामदेद कहता हूं डॉक्टर उस्मान साहब को, जिनका ताल्लुक भावलपुर से है और वो आजकल एक इंटरनेशनल फार्म को चला भी रहे हैं और एज गोट कंसल्टेंट अपने एरिया के अंदर मशहूर भी हैं और लोग अपनी मुसीबतों को इनसे कंसल्ट करते हैं और उन मुसीबतों का हल ढूंढते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप आज हमारे सुनने वालों को जो फैक्टरिंग के अंदर और कुर्बानी की फैक्टरिंग के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप अपने तजुर्बात से इनको आगाह फरमाएं। जी, थैंक यू वेरी मच हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया अपने यूट्यूब चैनल पे बात करने का। और अस्सलाम वालेकुम आपके नाजरीन को, जो सामीन है उनके लिए अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये हमारे मुल्क में स्मॉल रूमिनेंट का जो है कुर्बानी के लिए, वो एक कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में अभी तक नहीं कोई चल रहा काम। ज्यादातर वो तबका है जिन्होंने घर में 2-4 जानवर रख के पाले होते हैं और वो कुर्बानी पे सेल आउट करके अपना सर्कल चलाते हैं। ये कुछ आपकी रिसेंट ट्रेनिंग्स हो रही हैं, कुछ और कोशिशें हैं जिनकी वजह से अभी ये लोगों में आगाही आ रही है कि वो एक प्रॉपर तरीके से गोट फार्मिंग की तरफ आएँ और सीखें गोट फार्मिंग को और फिर वो उसको एक अच्छे बिजनेस के तौर पे लेकर आएँ। जो कुछ मॉडल्स हैं उसमें एक मॉडल तो ये है कि लोग राइट आफ्टर दी कुर्बानी वो छोटे बच्चे परचेज कर लेते हैं अगली कुर्बानी के लिए। वो सारा साल उन पर मेहनत करते हैं और कुर्बानी पे जाके उनको सेल करते हैं। इसमें बज़ाहिर कुछ अर्सा पहले तक तो ये लगता था कि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल काम है और इसमें ज़्यादा बचत है, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें तो ये इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। ये सिर्फ चंद लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है जो पेशा वराना जिम्मेदार हैं, जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं और अपने शेड्स बने हुए हैं और उनका काम ही यही है, तो वो इसको बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। सेकंड है सर, शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट है,
उसमें जो हमारे जो लोग हैं वो 3 मंथ्स फैटनिंग करते हैं कि वो रमज़ान मुबारक से पहले या रमज़ान मुबारक के दौरान एनिमल की परचेज कर लेते हैं और उनको फैटनिंग करते हैं और कुर्बानी पे सेल आउट कर देते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म एक मेथड है जिसको आप कह लें कि क्विक रिटर्न है। इसमें इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको क्विक रिटर्न मिल जाता है। अच्छा, जो बछड़ों का कारोबार है सर, वो भी सेम इसी पैटर्न पे हो रहा है कि कुछ लोग साल का बच्चा लेते हैं क्योंकि 2 साल 2.5 साल के बाद बछड़े में 2 दांत होना है और कुर्बानी पे लगना है। वो भी साल का बछड़ा लेके पालना शुरू करते हैं। और सिमिलरली कैमल्स के लिए भी इसी तरह करते हैं, क्योंकि कैमल्स का इतना बड़ा हमारा मार्केट पाकिस्तान के अंदर नहीं है कुर्बानी के लिहाज से। ये सिर्फ कुछ लोग शौकीन जो लोग होते हैं वो इसको लेते हैं, और ये ज्यादा कारोबार के लिए नहीं, ज्यादातर शौकीन लोग इसको रखते हैं। कारोबार के लिए जो ज्यादा चल रहा है वो बछड़े का, कट्टे का और शीप एंड गोट का चल रहा है सर। अब एक कुछ कैटेगरीज हैं जो अभी कुछ लोग अभी भी जानवर परचेज करते हैं कि रमजान मुबारक में उन लोगों ने इबादत वगैरह करनी होती हैं, उन्होंने बिजनेस से साइड ऑफ हो जाते हैं, तो वो राइट आफ्टर ईद उल फितर वो जानवरों की परचेजिंग करते हैं कि हम इनको कुछ अरसा रख के उनको फैटनिंग करके ईद उल अज़हा पे बेचें। तो एक मॉडल तीसरा जो है वो हमारा ये वाला है, जिसके अंदर राइट आफ्टर द ईद उल फितर परचेजिंग की जाती है और उनको खुराक दे के फैटनिंग किया जाता है और ईद उल अज़हा पे सेल आउट किया जाता है। तो इन 3 मॉडल में से जो आपने फरमाया है, एक है कि रमजान शरीफ से पहले जानवरों का खरीदना, और ये कोई तकरीबन 3 महीने, 3.25 महीने, 3.5 महीने की बात है। दूसरा आपने फरमाया है कि रमजान शरीफ के बाद करना, और तीसरा आपने फरमाया है कि इस वक्त भी जब 1.5 महीना रहता है आप इस वक्त भी जानवरों को खरीद सकते हैं। अब इन तीनों का हम अगर कंपैरिजन करें तो आपकी फाइंडिंग और आपके तजुर्बात क्या सजेस्ट करते हैं हमारे सुनने वालों के लिए? जी सर, हर मॉडल के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने 3 ग्रुप्स एनिमल के प्रोक्योर किए, बिफोर रमजान, ड्यूरिंग रमजान एंड आफ्टर ईद उल फितर। माशाल्लाह। मींस के ईद उल फितर लेके 20 डेज बिफोर ईद उल अज़हा, आखिरी 30-40 डेज के अंदर। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो मैंने आखिरी ग्रुप लिया 30 डेज या 20 डेज पहले ईद उल अज़हा से, उनके ऊपर मेरा एक्सपेंस बहुत कम था, लेकिन उनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो ज़्यादा था बनिस्बत ये कि जो मैंने परचेज किया रमज़ान मुबारक के दौरान या रमज़ान मुबारक से पहले। उसकी वजह यह था कि जो रमज़ान मुबारक में मैंने लिया और रमज़ान मुबारक के बाद मैंने जो ड्यूरिंग रमज़ान या रमज़ान से पहले जो मैंने ग्रुप्स लिए, उन पे मेरा मेडिसिन का एक्सपेंस ज़्यादा था, और मतलब वैक्सीनेशन वगैरह का, और खुराक का मेरा एक्सपेंस ज़्यादा हुआ। ओवरऑल मीन्स वो मेरे जितना दिन जहाँ स्टे करेंगे वो मेरा एक्सपेंस बढ़ता गया उन पे। लेकिन जो कम दिन के लिए स्टे किया उनका एक्सपेंस कम था, लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन इन जो पहले वाले जानवर थे उनकी निस्बत ज़्यादा था। अब ये मुझे बताइएगा, ये आपने बड़ी प्यारी बात कही है। आपकी प्यारी बात से ये अंदाजा लगता है कि मुझे साल को भी छोड़ देना चाहिए, 3 महीनों को भी छोड़ देना चाहिए, और आखिरी दिनों में मुझे जानवरों को खरीदना चाहिए। वजह उसकी 2 आपने बताई हैं। एक वजह आपने बताई है कि खुराक का खर्चा कम है, दूसरा दवाई का खर्चा कम है। अब मुझे आप ये बताइएगा कि अगर मैं आखिरी दिनों में खरीदता हूँ तो मुझे जानवर महंगे नहीं मिलेंगे? सर ये है, दैट डिपेंड्स ऑन योर परचेज कि आपकी जो कितना अच्छा एनिमल सेलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो आप लास्ट ग्रुप लिए होंगे वो आपको महंगा मिल रहा होगा बनिस्बत रमज़ान के दौरान या रमज़ान से पहले, क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें तो जो मंडियों की वो हैं स्टैटिस्टिक्स, उसमें यह है कि रमज़ान मुबारक से पहले एक मतलब के डाउनफॉल होता है, जब मंदी होती है मंडी के अंदर, तब आपको सस्ता जानवर मिलता है, और इस टाइम के ऊपर जानवर की कीमत जो वो बनिस्बत रमज़ान मुबारक के ज़्यादा होती है। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है आपके एक्सपर्टीज के ऊपर कि आप जानवर किस तरह का सिलेक्ट करते हैं, क्या वो आपको इतना बचा के दे सकता है प्रॉफिट के नहीं। तो जिस तरह की हदीस मुबारक में है कि जब आप तिजारत कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट तभी हो जाता है जब आप परचेसिंग कर रहे हो, प्रोक्योरमेंट कर रहे हो। तो
आपका जो एनिमल की कीमत है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यह है कि मैंने 2020 कोविड के दिनों के अंदर मैंने 2000 रुपये लाइव वेट के हिसाब से भी एनिमल को सेल आउट किया है। कुछ एनिमल्स तो कुछ को बाय वेट, कुछ को जिस तरह हम लोकल लैंग्वेज में मुर्गा कहते हैं वो भी उस तरह भी सेल आउट किया है, और कुछ को अपना प्रॉफिट मार्जिन देख के भी सेल आउट किया है। ये ठीक है आपकी बात। अब मुझे आप ये बताइएगा कि ये तो मुझे बात बड़ी प्यारी समझ में आई है कि आपके प्रॉफिट का जो जो प्रोजेक्शन है वो उसी दिन हो जाएगी जिस दिन आपने एनिमल सिलेक्ट किया होगा। महंगा किया होगा तो वो जाहिर है कि आपके प्रॉफिट में से कट जाएगा। आपने जायज खरीदा होगा, सस्ता खरीदा होगा, उतना ही आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। एम आई राइट? बिल्कुल सर। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइएगा कि जो ये सख्त गर्मी पड़ रही है इस वक्त, ये सख्त गर्मी के अंदर अगर मैं आज जानवर खरीदता हूँ तो ये जो 45 और 50 दिन के अंदर ये गर्मी का असर होगा और फिर जानवरों को मुझे मोटा भी करना है, तो मैं क्या क्या तरीका अख्तियार करूं ताकि मेरा जानवर, मैं उनसे मैक्सिमम वेट गेन भी ले सकूं और उनकी सेहत भी ठीक ठाक रहे। अच्छा सर, ऑब्वियसली हमारे मुल्क में अभी हीट वेव बहुत ज्यादा चल रही है, टेम्परेचर बहुत हाई है, एनर्जी रिच डाइट होती है। लोकल लैंग्वेज में आप कहेंगे तो ये गर्म तासीर वाली खुराकें हम दे रहे होते हैं। तो इनको कॉप डाउन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ इकदाम अपने फार्म पे करें। सबसे पहला काम तो ये है कि आपका जो शेड हो वो वेल वेंटिलेटेड हो, अच्छा वेंटिलेशन हो उसमें, जो हवा का जो क्रॉसिंग है वो अच्छी हो, शेडी एरिया हो। इसके अलावा सर एक अगर आप सादा उसको तरीकाकार अपनाना चाहें तो वो ये है कि आप गुड़ या जो शीर है उसका शरबत बना के अपने एनिमल्स को ऑफर कर सकते हैं। ये शरबत का तरीकाकार है ना सर, इसमें ये है कि क्योंकि जो फैटनिंग के एनिमल्स हैं इनमें मोस्टली जो वंडा दिया जाता है वो इन दी इवनिंग दिया जाता है, या अगर दाना वगैरह भी डालते हैं तो शाम को डालते हैं, और पानी जो है वो ख़त्म कर देते हैं ताकि वो अफारे और जो मोक के इश्यूज हैं उनसे बचा जा सके। तो जानवर जो है उसको रात पूरी होती है, उसको वो इजीली उसको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। इन दी मॉर्निंग एनिमल जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्यासा होता है क्योंकि उसने पूरी रात जो है वो बगैर पानी के गुजारी होती है। तो इन दी अर्ली मॉर्निंग जब आप उनको फर्स्ट टाइम पानी दें तो उस पानी के अंदर आप गुड़ या शीरा मिक्स कर दें, तो वो जानवर जो है वो प्यास से या शौक से जिस तरह भी आप कह रहे हैं वो पानी को पिएगा, तो वो मैक्सिमम बेनिफिट सारा दिन के लिए उसको लू से बचाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। जिस तरह के हमारा एक आपका एक प्रोडक्ट है विटाकूल, तो वो विटामिन सी जो है वो इस लू के असरात में एंटी स्ट्रेस का काम करता है, और वो जो हाई एनर्जी फीड जानवर खा रहे होते हैं उनमें उनकी परफॉर्मेंस को और उनके अंदर जो स्ट्रेस है उसको मिनिमाइज करने का बाइस बनता है। जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे अभी बताइएगा कि दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इससे पहले कि हम अपनी बात को खत्म करें। नंबर एक कि ये जो एनिमल की सिलेक्शन है जो आपने बड़ा प्यारा हदीस मुबारक का हवाला भी दिया है कि कहाँ से मैं अच्छे जानवर और सस्ते जानवर मैं खरीद सकूं, कौन कौन सी मंडियां हैं, कौन कौन से एवेन्यूज हैं जहाँ से किसान को अच्छे जानवर मिल सकते हैं ताकि एट द एंड उसको बेनिफिट हो। अच्छा सर, पर सिलेक्शन अभी आप देखें तो हमारी जो मार्केट है उसमें दो ब्रीड्स बहुत हायर लेवल पे चल रही हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। एक है राजनपुरी जिसे हम नुकरा भी कहते हैं, वाइट जो होते हैं, और दूसरी है मक्खी जिनी जो हासिलपुरी नस्ल है। तो ये दो जो नस्लें हैं इनको जो है ना टॉप पे रखा जाता है कुर्बानी के लिहाज से। बाकी जो नस्लें हैं उनको इतनी अभी प्रेफरेंस नहीं दी जा रही कुर्बानी के लिहाज से क्योंकि उनको खूबसूरत माना जाता है। अच्छा, जो सर राजनपुरी जानवर हैं वो आपको बेहतर जो है वो राजनपुर से ही मिलेंगे। राजनपुर में एक जगह मोहम्मदपुर, वहाँ पे मंडी लगती है और वो मंडे के दिन मंडी लगती है और वहाँ से आपको अच्छा जानवर वहाँ से मिल सकता है। अच्छा सर, जो मंडियों के अंदर आप परचेज करने जा रहे हैं तो एक खास ख्याल रखें
कि आपकी एक्सपर्टीज हो जानवर की सिलेक्शन के अंदर, और बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आया मैं जो जानवर ले रहा हूँ वो ठीक भी ले रहा हूँ नहीं कि नहीं, क्योंकि जो मंडियां उनमें फ्रॉड के बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं कि जो लोग हैं वहां पे वो फ्रॉड कर जाते हैं, आपको जानवर अच्छा नहीं देते, बाज़ औक़ात उसमें ऐप वाला जानवर होता है। और जिस तरह के हमें हुक्म है कि ऐप वाला जानवर कुर्बानी के लिए नामुनासिब है, तो ऐप वाले जानवर जो हैं वो कुर्बानी में बिक जाते हैं। तो इसलिए जब आप मंडी की परचेजिंग पे जाएंगे तो आपको एक्सपर्टीज आपके पास होना जरूरी है। अच्छा सर, दूसरी बात रह गई, दूसरी जो ब्रीड है मक्खी चीनी हासिलपुरी, वो आपको मिलेगी सबसे बेहतर उनके लिए मंडी है बहावन लगा के पास चक मदरसा की मंडी। उस मंडी वो मंडी हफ्ता या इतवार के दिन जो है वो गालबन लगती है, तो वहां से आपको बहुत अच्छे मक्खी चीनी जो ओरिजिनल मक्खी चीनी है वो आपको उस मंडी से इजीली अवेलेबल हो जाए। अच्छा, अब मैंने जानवर भी खरीद लिए। अब आजकल एक और आपने बहुत प्यारा तरीका बताया है कि आपने जानवरों को लू से कैसे बचाना है इस हीट वेव से, ताकि वो मैक्सिमम वेट गेन हो सके। अब मुझे आप ये बताइएगा कि आजकल हम बहुत शोर सुन रहे हैं सिंध में खास तौर पर, पंजाब में भी कहीं कहीं, लंपी स्किन डिजीज के बारे में। इसके बारे में आप मुझे बताइएगा कि आपकी फाइंडिंग क्या है, कि क्या वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, या हमने जरूरत से ज्यादा शोर मचाया हुआ है। अच्छा सर, लकीली ये जो हमारे स्मॉल रूमिनेंट्स का जो सेक्शन है वो लंपी स्किन डिजीज से महफूज है। अलबत्ता स्मॉल रूमिनेंट में डिजीज होती है गोट पॉक्स और शीप पॉक्स के नाम से। इसका जो वायरस है लंपी स्किन डिजीज का और शीप एंड गोट पॉक्स डिजीज का वो सेम फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो लंपी स्किन डिजीज है ये एनिमल्स में होती है, स्मॉल रूमिनेंट्स में, शीप एंड गोट में होती है, बट अभी उसकी कोई इस तरह आउटब्रेक नहीं है जिस तरह की लंपी स्किन की आउटब्रेक आई हुई है। और लंपी स्किन जो है वो लिमिटेड है लार्ज रूमिनेंट से, कैटल और बफलो जो है हमारे उनसे नहीं मुंसलिक, स्मॉल रूमिनेंट्स की तरफ नहीं फैल रही है अभी। अच्छा, तो इसमें यह है कि सर वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन अभी सरकारी तौर पे तो इसकी वैक्सीनेशन नहीं हो रही, लेकिन प्राइवेटली वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं। इनिशियली तो ये ब्लैक में बिक रही थी और बहुत महंगी थी, अब जो है ये थोड़ा मुनासिब है, 25 जानवरों के लिए भी ये वैक्सीनेशन अवेलेबल है। और मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास एनिमल्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे हेल्दी भी हैं तो आप जो है ज़रूरी इनको वैक्सीन करें। उसकी वजह यह है कि आपने अगर सारे प्रोटोकॉल को फॉलो भी किया होगा, मे भी हो सकता है जो आपके पास वर्कर है उसने एक दो गाय जो घर में रखी हो उनमें इशू आ जाए, वो अपने घर से जब आपके फार्म पे काम करने आएगा वो अपने साथ वायरस ले आएगा और वो अपने आपके जानवरों को भी एक्सपोज कर देगा। तो इसमें सबसे पहले जो जिस तरह अब कोरोना की वबा थी उसमें वाहिद हल प्रोटेक्शन वगैरह के अलावा कि मास्क और डिस्टेंस और इनके जो एक ऑथेंटिक प्रोटेक्शन हमारे पास आई वो वैक्सीनेशन के थ्रू आई। तो लंपी स्किन डिजीज के अंदर भी आपके पास ऑथेंटिकेशन जो है कि वो तभी आएगी जब आपके जो एनिमल्स होंगे वो वैक्सीनेटेड होंगे। जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा, मैंने सारा कुछ काम कर लिया है, इसके बेचने का जो आपके जाती तजुर्बे में है, इसके बेचने का बेहतरीन तरीका जहां मुझे हाईएस्ट रिटर्न मिले, वो क्या तरीका है? जी सर। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले सेल के परचेज के बारे में बात की ना, आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हाईली डिपेंड करता है कि आप बेच कहाँ रहे हैं। आप हीरे को लेके त्योहार के पास जा रहे हैं, आप हीरे को लेके ज्वेलर के पास जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? तो जो आपका खरीदार होगा उस पर डिपेंड कर रहा है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। आप लाहौर के गुलबर्ग में जाके एनिमल्स का शोरूम बनाएंगे तो वहां पे आपका प्रॉफिट मार्जिन कुछ और होगा, और आप शाहपुर कांजरा की मंडी के अंदर जब शोरूम बनाएंगे तो वहां पे आपका प्रॉफिट मार्जिन कुछ और होगा। तो आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं वो कुछ वाज़ेह होनी चाहिए। लाइक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस ये था कि हमने डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अपनाया था।
और उनमें एक ये था कि हमने अखबार के अंदर पम्फलेट्स दिए, हमने केबल पे इश्तिहार चलवाए, क्योंकि हमारे पास तो अराउंड 200 एनिमल्स थे तब। तो हम, और कोविड के दिन थे, और हम जो है हमें डर था कि मे बी ये हमारे सेल आउट होते भी हैं कि नहीं। और एक सबसे जो ज़बरदस्त हमें रिस्पॉन्स मिला वो सोशल मीडिया के थ्रू हुआ सर। हमने काफ़ी सारे फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन किए, और यूट्यूब चैनल्स हैं वो पेड कंटेंट भी करते हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में लोग ज़्यादा अभी इंटरेस्टेड नहीं होते जितना कि वो सोशल मीडिया अवेलेबल हर टाइम उनके मोबाइल टिप्स पे है। तो सोशल मीडिया जो मार्केटिंग है उससे बड़ा हमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। इवन हमने कुछ जो वेबसाइट्स हैं जिस तरह के ऐप्स भी हैं मंडी के नाम से, पंजाब एनिमल मंडी के नाम से, उनको भी हमने ज्वाइन किया। वहाँ पे भी हमने जो है अपने एनिमल्स को मतलब बनाया। तो बेसिकली जो मुझे रिस्पॉन्स मिला वो बाकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से बेहतर था कि हमने जो सोशल मीडिया पे अपनी कैंपेन की उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। माशाल्लाह अपने डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आपके टाइम का, आप माशाल्लाह एक अभी भी ये काम कर रहे हैं और एक इंटरनेशनल कंपनी का एक बहुत बड़ा फार्म भी चला रहे हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि हमारे भाई जो जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन्होंने आपकी बातों में काफी चीजें लर्न की होंगी, जिस तरह मैंने आज एक चीज लर्न की है, और वो ये है कि कारोबार शुरू करने का कोई वक्त नहीं होता। आप साल पहले भी शुरू कर सकते हैं, 3 महीने पहले भी शुरू कर सकते हैं, रमजान शरीफ के बाद भी शुरू कर सकते हैं। और आपकी बात के अंदर जो मैंने जो चीज लर्न की है वो ये है कि आपकी निगाहें अगर खुली हों और जानवर आप खरीदें इस लिहाज से कि वो जानवर आगे मार्केट के अंदर शरीयत के तमाम तकाज़ों को पूरा करता हुआ हो, और जो आप लोगों को बता रहे हो माल आपका वैसा ही हो, और इंटेग्रिटी के तमाम रूल्स SOPs आपने फॉलो किए हों, तो आइंदा भी लोग आप ही की तरफ आएंगे और आपका नाम एक परमानेंट ब्रांड बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।